पाकिस्तानियों के लिए बल्कि जनूब मशरकी एशिया के मुसलमानों के लिए आज के दिन की अहमियत इसलिए दूचंद है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने तारीख का धारा बदला और एक नई मुमलकत, एक नई रियासत मारज़ वजूद में आई। जोग्राफिया बदल दिया इस खित्ते का और एक ऐसी लाइन ऑफ डिफेंस पाकिस्तान की शक्ल में कायम कर दी जो वो ये समझते थे कि खित्ते के करोड़ों मुसलमानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना मकसूद नहीं था। और 40 साल की उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है और उस सारी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर उनकी ज़िंदगी से, उनकी सियासी जद्दोजहद से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, 3 बुनियादी असूल उन्होंने बताए थे। हम जो उनके वारिस हैं बदकिस्मती से किसी एक असूल पर भी कारबंद नहीं रह सके। उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए पसंद की थी। हमने पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पे चेचक ज़दा जमहूरियत पाकिस्तानियों को दी। कायद आज़म ने राष्ट्रबाजी का असूल अपनाया था। वो अपने मुखालफीन के भी कद नहीं तराशते थे, मगर हमने अपने मुखालफीन की बेइज्जती करना, उनकी तजलील करना अपना शार बनाया। कायद आज़म ने फौजी अफसरों को तलकीन की थी कि वो अपने अहद पर कायम रहे, लेकिन उनके बाद 4 मार्शल लॉ लगे। खुले मार्शल लॉ भी लगे, नकाब पोश मार्शल लॉ भी लगे। उन मार्शल लॉ ने कायद आज़म के पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी, लेकिन कोई माजरत नहीं की गई, कोई नदामत कभी उसका ऐलान नहीं किया गया। कायद आज़म समझते थे कि सिविल सर्वेंट्स को गैर जानिबदार होना चाहिए। इसकी लातादाद मिसालें और वाक़यात मौजूद हैं। यहाँ ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी आए जिन्होंने वक्त के हुक्मरान को सजदा किया और कौमी मुफादात पे बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए और पाकिस्तान को इस हाल पर पहुँचा दिया। कायद आज़म ये समझते थे कि वफादारियाँ, सियासी वफादारियाँ बदलनी नहीं चाहिए और कायद आज़म की जमात में उनकी मजलिस आमला को रीढ़ की हड्डी की हैसियत थी। हमने अपनी जमातों की मजलिस आमलाओं को खिलौना बना दिया और हमने कभी इस बात की अहमियत महसूस नहीं की कि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए और तवाना आवाज़ें होनी चाहिए। इनकी हमने ज़रूरत महसूस नहीं की और यही वजह है कि सियासी जमातें सही मौक़िफ़ रखने के बावजूद मार्शल लॉ का सामना और मुकाबला नहीं कर पाती और जब जिसका दिल चाहता है, जिसको चाहता है, उचक के ले जाता है और कोई उसके पीछे जाने वाला नहीं होता। कायद आज़म ने इकट्ठे रहने के जो असूल वज़ा किए थे वो हमने पाकिस्तान बनते ही फरामोश कर दिए। 56 का आइन बना और एक गासिब अयूब खान ने उस मार्शल लॉ के परखचे उड़ा दिए और पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रख दी। फिर पाकिस्तान की उस वक्त की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने और उस वक्त उन जागीरदारों ने जो यूनियनिस्ट पार्टी छोड़ के पाकिस्तान बनता देख के मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे, उन्होंने और फिर उनके बाद उनकी औलादों ने पाकिस्तान में सियासत को तमस्खर बना दिया। बंगालियों की तजलील की गई, उनका हक हुक्मरानी नहीं माना गया। इस बात को आप कितनी देर छुपाएंगे कि बंगाल में मुजीबुर रहमान की पार्टी मेजॉरिटी ले गई थी, यहाँ पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली थी, मगर पाकिस्तान की हुक्मरानी भुट्टो साहब को नहीं, मुजीबुर रहमान को मिलनी चाहिए थी। मगर याह्या खान के गठजोड़ और भुट्टो मरहूम के गठजोड़ ने माजरत के साथ पाकिस्तान को आखिरी हमारी इत्तेहाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। हम और ये याह्या खान का मार्शल लॉ अयूब खान के मार्शल लॉ का तसलसल था। ये नहीं हो सकता कि हम मार्शल लॉ को कंडेम न करें। ये नहीं हो सकता कि हम खौफ के मारे चुप के बैठे रहें और अपने पाकिस्तान को लुटता देखते रहें। या बोलेंगे नहीं, अगर या नहीं बोलेंगे तो फिर सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोल सकते। और सच ये है कि कायद आज़म के पाकिस्तान को एक रियासत की शक्ल नहीं दी गई है। सच ये है कि जो आज़ादी कायद आज़म की क़यादत में हमारे आबाओ अजदाद ने हिजरतें करके, अंग्रेज की जेलें काट के, लुट पिट के जो पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को आज़ादी नहीं मिली। ये बात सिंधियों ने की, बलोचियों ने की,
पश्तूनों ने की, माजरत के साथ पंजाबियों ने उस तरह से नहीं की। जद्दोजहद चारों सूबों में हुई, मगर पंजाब में उतनी जद्दोजहद नहीं हो सकी। उस जद्दोजहद को फिर नवाज शरीफ साहब ने लीड किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान का लीडर है, आज उनका यौम पैदाइश है, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं कहूंगा और अपनी पार्टी के बारे में मुझे कुछ बात नहीं है कहने में कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, और फिर ऐसे पासबा मिले, ऐसा परचम उठाया जमहूरियत का कि हमले पर हमला होता है, यलगार पर यलगार होती है, वो मर्द मुजाहिद उस परचम को न डगमगाने देता है न गिरने देता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इस मुल्क में हर वजीर आजम की तजलील की गई है, हर वजीर आजम पर इल्जाम लगाया गया है। यहां शहीद मिल्लत भी नहीं बचे, यहां मादर मिल्लत को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। तो क्या बनना था फिर पाकिस्तान का? जहां बानियाने पाकिस्तान की तजलील की गई हो, जहां बानियाने पाकिस्तान की औलादों की तजलील की गई हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? फिर भी ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान आज माजी से बहुत बेहतर है, ताकतवर है, लेकिन अंदरूनी दरारें बहुत हैं, अंदरूनी खतरात बहुत हैं, अंदरूनी तलखियां बहुत हैं। एक न्यूक्लियर पावर जिसके पास अपना बजट बनाने के पैसे ना हो, जो उधार और कर्ज पे चल रही हो, जहां मजहबी मुनाफरत इतनी बढ़ गई हो और शिद्दत पसंदी इतनी हो गई हो कि सियालकोट जैसा वाकया हो जाए, और वो श्रीलंकन कौम जिसके हम मकरूज हैं, कभी आंखों के एहतियात की शक्ल में, कभी डेंगी की शक्ल में, कभी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बुनियाद पे हम भूल जाएं। क्रिकेट में भी उन्होंने हमारी मदद की, और श्रीलंकन के साथ हमने क्या किया? पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। तो ये फिर जत्थों की सरपरस्ती की गई कायदे आजम के पाकिस्तान में। तो सियासी जमातों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि जत्थे बनाएं, पॉलिटिकल स्ट्रगल ना करें, असेंबलियों की तरफ ना देखें। मुझ जैसे लोग तो ये सोचते हैं कि यार असेंबली का इलेक्शन लड़के क्या करना है, वहां जाना है, अगर वजीर बनोगे, किसी अदारे को, मरे हुए अदारे को खड़ा करोगे, 5 साल बाद एक जोकर आएगा और वो 6 माह में आपकी मेहनत को बर्बाद करेगा, और उसके बाद वो सारी मेहनत तलपट कर दी जाएगी और आप जेल चले जाएंगे। तो फिर जत्थे ही अच्छे हैं शायद। 10,000 का जत्था आता है, दारुल हुकूमत को हिला देता है, सब खामोशी भाई, रियासत ठहर जाए, बात कर रहे हैं। 10,000 का जत्था जाता है और वो कैपिटल को वहां पे लर्जा तारी कर देता है, कभी कोई पैटर्नाइज करता है, कभी कोई पैटर्नाइज करता है। तो क्या ये रियासत चलाने के तरीके हैं? क्या ये एक न्यूक्लियर मुल्क को महफूज करने के तरीके हैं? दुनिया की ताकतें जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अपनी बुरी नजरें जमाए बैठी हैं। आप ताकतवर तरीन हमसायों के बीच में हैं और आप आपस में लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। ताकत के तकाज का जो एक घिनौना खेल है वो खत्म होने में नहीं आता। सियासी हरीफ हैं तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं। रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। अदालती निजाम है तो वो आजाद अदालती निजाम नहीं है। और हमें यह कहने का हक है, हम अपनी जानों पे खेल के इसी मॉडल टाउन से निकले थे अदलिया की आजादी के लिए। और कौन निकला था वुकला के साथ? नवाज शरीफ अगर साथ हिस्सा ना डालते, अगर पीएमएलएन बाहर ना निकलती, तो वो तहरीक कैसे कामयाब होती? तो इस दिन के लिए तहरीक चलाई थी हमने कि नजरिया जरूरत जो है वो दफन ही ना हो। पनामा का केस आए, बाकी सारे वहीं रह जाएं और नवाज शरीफ को सजा सुना दी जाए कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कहां का इंसाफ है, मुझे बताइए। इस मुल्क में इंसाफ नहीं किया गया, और जब आप इंसाफ नहीं करते तो आप रियासतों के लिए खतरात पैदा करते हैं। आप तो अपनी इनिंग खेल के चले जाते हैं घर में, आप मुल्क के लिए आप टाइम बम लगा के जाते हैं, बारूद लगा देते हैं, आप बारूदी सुरंगें आपने लगाई नहीं है। और किसने ये काम नहीं किया? तो ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं कि ये, मैं वापस अपनी बात पे आता हूं, असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ा जाए और पार्लियामेंट का मेंबर क्यों बना जाए? मैं 4 बार बना हूं कौमी असेंबली का मेंबर, 3 बार सूबाई असेंबली में रहा हूं, अल्लाह के फजल से 3 बार फेडरल मिनिस्टर रहा हूं। मैं भी ये सोचने लगा हूं, एक पुख्ताकार सियासी घराने से मेरा ताल्लुक है कि यार ये धंधा करना क्या है? बेइज्जती करवाने के लिए करना है? अपने रिस्क हलाल में से खर्च करते हैं, फिर
अगर पसंद ना आए तो चोर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा, मकबूल बाकिर साहब जैसा, वो कानून की किताब देखेगा, 16 महीने बाद आपको काल कोठरी से निकाल दिया जाएगा, वरना आप पड़े हुए हैं। और वक्त का चीफ जस्टिस जो है वो आपके मुंह पर खड़ा होकर आपकी बेइज्जती करेगा और तौहीन अदालत करेगा चीफ जस्टिस। मैं साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूं, मुंह पे खड़े होकर तौहीन अदालत तो उन पर लगनी चाहिए थी जिन्होंने जज के कॉन्डक्ट को वायलेट किया। मुझे तो जहां मिलते हैं मैं फिर भी उनका एहतराम करता हूं, उनकी भी मेहरबानी है। मेरी ये एहतराम बाज लोगों को पसंद नहीं आता। अब उम्र में बड़े का आप एहतराम करेंगे, आखिर आंखों की शर्म भी कोई चीज है। लेकिन आपने किया क्या पाकिस्तान के साथ? नवाज शरीफ के बुक में इस रियासत की चूने हिला दी इन लोगों ने, जिन्होंने 14 में, हम 13 में हुकूमत में आए, 14 में हमारी वापसी का बंदोबस्त हो गया। हम अंदर बैठ के टीवी पे गालियां सुना करते थे, सारे इकट्ठे बैठ के। बाहर चंद हजार लोगों का जत्था था, वो जत्था हमें निकालना चाहता था और निकाल के उसका एजेंडा कोई और था। यही सच है और क्या सच है मुझे बताइए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं जो पब्लिकली होती नहीं है। तो गुजारिश ये है कि इसी कायदे आजम के पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब, जिनका आज यौमे वलादत है, वो 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, एक बार भी उनको अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। यार गुनाह क्या किया है? पहला गुनाह यह था कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टाइम आया तो नवाज शरीफ डट गया। मियां साहब के पास दोस्तों ने जो आज हुकूमत में बैठे हैं कहा कि ये काम ना करना, नवाज शरीफ साहब नहीं माने। और नवाज शरीफ साहब चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के, फैसला तो नहीं करना था। ये नहीं कि एटम बम उन्होंने बनाया है, वो तो एक तवील जद्दोजहद है, उसका क्रेडिट तो सबको शेयर किया जाना चाहिए और होता है। लेकिन वो फैसला तो वजीर आजम ने करना था, जो 2 तिहाई अक्सरियत से वजीर आजम था। आप देखें, 2 तिहाई अक्सरियत से मुंतखब वजीर आजम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का फैसला करते हैं और उसके बाद किस तरह उनको इख्तियार से रुखसत किया जाता है, क्योंकि उसकी कीमत अदा करनी थी। उन्होंने कीमत अदा की, हाईजैकर बना दिया। नवाज शरीफ हाईजैकर था? हाईजैकर तो जहाज में बैठा हुआ था जिसने मुल्क हाईजैक किया। वो हाईजैकर जो है वो पारसा हो गया, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया, शहबाज शरीफ को निकाल दिया, पहले जेलों में, उसके बाद हम सारों की बारी आ गई। हम जवान थे उस वक्त, सब जेलें काट रहे हैं, मारे खा रहे हैं। इस जहाँ पे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो रही है और मोहतरमा कलसूम आपा उसको लीड कर रही हैं, घरों की औरतों को बाहर निकलना पड़ा, तब भी हम यही बुलशिट सुनते थे, गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, ईमान कमजोर है। हम किस तरह के इंडियन एजेंट हैं और ईमान कमजोर है? वोट हर बार लोग हमें देते हैं, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए। वो वक्त गुजरा जनाब, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ा। ये मोटरवे एक मिसाल दूंगा, जिसे 99 में मुकम्मल होना था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। अब 4 गुना 10 गुना कीमत पे बनेगी, कौमी खजाने पे बोझ नहीं पड़ा। इस तरह की हजारों मिसालें हैं, लेकिन नहीं, एक ताकतवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, भले 2 तिहाई मेजॉरिटी से आ जाए। फिर वापस आए, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि एक नरम इनकलाब आए। पता नहीं आजकल भी नरम इनकलाब के बारे में वो क्या सोचते हैं। मुझे तो अब वो नरम इनकलाब आता बज़ाहिर नजर नहीं आता, क्योंकि ये जिस अमल में हम पड़ गए हैं इसमें तो आगे बहुत सारी माइंड्स लगी हुई है, एक थोड़ी है। तो फिर हम आए जनाब इक़्तिदार में, लोगों ने वोट दिया, हम आ गए पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक कर दिया, हम आंखों से देखते थे। वो शख्स सोता ही नहीं था, आराम ही नहीं करता था। हर तीसरे चौथे महीने शहबाज साहब बेड रिडन हो जाते थे, इतना काम करते थे। मियाँ साहब की क़यादत थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये सारे लोग जो उनके MP MNA गुजरा है, ये भगदड़ भाग रहे थे। इन्होंने पंजाब का नाक नक्शा बदल डाला। पीपल्स पार्टी, मैं बात करना चाहता हूं पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, मेरे समेत, मैं गवाही देना चाहता हूं, मेरे समेत बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब के आखिरी दिनों में जब अभी 1.5 साल 2 साल बाकी थे, तो कहते थे जी लॉन्ग मार्च करें, मुल्क का हाल खराब हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब डटे हुए थे कि लॉन्ग मार्च नहीं करना। तो हमने कहा जी क्यों नहीं करना, इस्तीफे दे असेंबलियों से। उन्होंने कहा नहीं देने। तो हमने कहा ये तो 2 नुकसान होंगे मियाँ साहब, एक तो इमरान खान की सियासी बर्थ हो जाएगी, क्योंकि जज्बाती कौम है, लोग चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता करें,
आप टाइम पूरा करवा रहे हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कि जिसकी मर्जी बर्थ हो, 5 साल पूरे ही होंगे, जो वोट लेके आएगा वोट आउट होगा, वोट के जरिए जाएगा, जत्थे के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए, इस्तीफे के जरिए वो नहीं जाएगा। ये पहली बात है, मैं गवाही देता हूँ। मैं उन लोगों में शामिल था जो लड़ाई चाहते थे, और एक मियाँ साहब लड़ाई नहीं चाहते थे, एक परवेज रशीद साहब नहीं चाहते थे, और एक आध और था, बाकी हम सब लड़ने वाले थे। मगर हम गलत साबित हुए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दुरुस्त साबित हुए। 2013 का इलेक्शन, इससे पीछे भी एक वाकया बताना चाहता हूँ। हम लंदन में थे, ड्यूक स्ट्रीट में मुस्लिम लीग का दफ्तर था, मियाँ साहब जलावतन थे, और पीछे जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी घराना है, और जमातें बदलते रहते हैं, हर बार अगली जमात। वो आ गए वहां पे, और उन्होंने मियाँ साहब को राब्ता किया कि जी हमें ले लें अपनी पार्टी में। उस खानदान के 3-4 लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कोई सेनेट में, कोई कौमी असेंबली में, कोई कहीं कोई कहीं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो लोग रोज सियासी वफादारियां बदलते हैं इनको नहीं लेना। किसी ने आके बताया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से वो मिल रहे हैं और पीपल्स पार्टी में शिरकत होने लगी। तो हमारे जो वहाँ साथी बैठे थे, सारी सीनियर लॉर्ड थी पार्टी की, उन्होंने मियाँ साहब के सामने पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा की बुराइयां शुरू कर दी। तो 15-20 मिनट वो कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर मियाँ साहब की बस हो गई सुन सुन के। मियाँ साहब ने कहा जरा मेरी भी बात सुन, खामोशी इख्तियार करें। सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ये बुराइयां आइंदा मत करें मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली पीपल्स पार्टी में जाए और पीपल्स पार्टी के लिए बोझ बन जाए। उनकी सियासत भी दागदार नहीं होनी चाहिए। अपनी सियासत भी बचानी है, उनकी सियासत भी बचानी है। अब ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सफर है कि कभी हमारी कबायली दुश्मनी थी एक दूसरे के साथ, और सियासी बलूगत का सफर, जब सियासी अमल चला और चलता गया तो बात वहां आ गई जहां हमारा मिसाके जमहूरियत हो गया। और वो मिसाके जमहूरियत, मैंने परसों भी ख्वाजा रफीक साहब की बरसी पे कहा था, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, 4 दहाइयों से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए। वो आईने पाकिस्तान के बाद, करारदाद मकासद के बाद पाकिस्तान का अहम तरीन पोलिटिकल डॉक्यूमेंट है, जिसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए था बाकी सियासी जमातों तक, और आज भी उसकी जरूरत है, ताकि हम एक सियासी मुआहदे पर आए जिस पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कंसेंट मौजूद हो। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, तमाम तर कबाहतों के बावजूद कायदे आजम के पाकिस्तान में इस्लाह अहवाल के लिए मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की है, गलतियां भी की हैं, इब्तदा में बहुत गलतियां भी की हैं, लेकिन सीखा है। और जब कोई गलती की है तो उसको दोहराया नहीं है, उसको रिपीट नहीं किया, अपनी इस्लाह की है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की केपीके में हुकूमत कैसे बन सकती थी अगर नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब फैसला कर लेते। वफाक में हमारी हुकूमत बन रही थी और सूबे में हमारी दोनों पार्टियों की नशिस्तें इमरान खान साहब से ज्यादा थी, और इमरान खान साहब की सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। मैं गवाह हूं, प्रीवी हूं मजलिस का, जिसमें मियाँ साहब को एक कॉल आई एक लीडर की, और उन्होंने कहा आए मिलकर जमात बनाते, अपना हुकूमत बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं 10-15 मिनट बाद बताता हूँ। तो मियाँ साहब ने अपने साथियों से बात की और कहा नहीं, इमरान खान का जमहूरी हक है, क्योंकि उनकी नशिस्तें केपी की असेंबली में ज्यादा हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्हें मौका मिलेगा। अब आप एहसान फरामोश हैं तो उसका कुछ हो नहीं सकता। एहसान ना माने, आप एहसान ना माने, आप रियलिटी को तो तस्लीम करें। वो आपको बुनियाद मिली सियासत करने की, आपको वहां हुकूमत ना करने दी जाती तो आप यहां तक आ सकते थे। इसी तरह बलोचिस्तान में सनाउल्लाह जहरी साहब ने जो भी किया, उन्होंने लोग जोड़ लिए। वो मुस्लिम लीग तो खैर थी नहीं, लेकिन बहरहाल मेंबरान मौजूद थे। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बलोचिस्तान को कौम परस्त हुकूमत की जरूरत है, ताकि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं या जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनसे बातचीत की जाए। उसके लिए जरूरी है कि बलोच वजीर आला हो और कौम परस्त पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो मियां साहब ने अपनी हुकूमत नहीं बनाई, डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत बनाई, और फिर उसको 2.5 साल चलाया कामयाबी के साथ। और डॉक्टर मालिक साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया और मामलात बेहतरी की तरफ गए। तो कहना यह चाह रहा हूं
और यहां समअप करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो फिर ये मारा मारी, पकड़ा पकड़ाई और एक दूसरे का मुंह काला करना और मतलब के लोगों को डीजी नैब लगा देना बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के फिर रगड़ा लगाएगा, यार ये धंधा छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। मेहरबानी करें, मुल्क को चलने दें, सियासत को चलने दें। सियासतदानों ने ख्याल करना है। हम हर वक्त एक ही तरफ टारगेट करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, और जो हम करते हैं उस तरफ नजर क्यों नहीं करते। हम अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, हम जमहूरी इक़्तिदार को फरोग दें, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मुल्क का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आता है, वो अपोजिशन की तरफ देखता ही नहीं है, सलाम लेने का रवादार नहीं है। कल एक वफाकी वजीर से मेरी मुलाकात हुई, तय थी इलेक्शन कमीशन के मामले पे, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगने हैं ये कोटा सिस्टम के तहत नहीं लगने चाहिए। उन्होंने इत्तफाक किया, तो मैंने कहा मेरिट पे लाएं नामों को, वो लोग लेके आए जो ना आपकी माने, ना हमारी माने, ना किसी और की माने, कानून के मुताबिक चले, असूल के मुताबिक चले। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वक्त का हुक्मरान अगर सियासतदान है तो वो सियासी जमातों से, सियासी कुव्वतों से एक वर्किंग रिलेशन तो रखे। अगर उसका वर्किंग रिलेशन ही नहीं होगा तो रियासत को खतरात लाहक होंगे, हमें खतरात लाहक नहीं होंगे। हमें तो इनकी बेवकूफियों का और नाकामियों और नाअहलियों का डिविडेंड मिलना है, और किसी को मिल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि नेचुरल ओपोनेंट हम ही हैं। केपी में मौलाना फजलुर रहमान को मिला है, पंजाब में वो पीएमएलएन को मिलेगा। आप कल इलेक्शन करा लें। आपने जिमनी इलेक्शन देखे, जिमनी देखे, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। जिमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक इलेक्शन के सिवाय कामयाबी हुई मुसलसल। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, 100% गया पीएमएलएन का वोट। तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। आप वोट आउट हो जाएंगे। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं चाहता कि कोई सियासी जमात इलिमिनेट हो जाए, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और हो। सियासी जमातों की एलिमिनेशन पॉलिटिकल कल्चर के लिए निहायत खतरनाक है। पीपल्स पार्टी की भी रीबर्थ होनी चाहिए पंजाब में, पर इस तरह नहीं जिस तरह की जा रही है। एन 133 वाला मॉडल नहीं चलेगा, इसी तरह निशात कॉलोनी वाला मॉडल नहीं चलेगा। वो आप पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद पे आगे बढ़े, हमें खुशी होगी। हम बिल्कुल अपने बाजू वाह करेंगे ताकि आपका नजरियाती वोट आपको मिले, पीटीआई का नजरियाती वोट उन्हें मिले, हमारा वोट हमें मिले। आए कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला करें, ताने देने की बुनियाद पे एक दूसरे का मुकाबला न करें, एक दूसरे को रगेदने का काम बंद करें। एक और बात बताना चाहता हूं, जब हमारी हुकूमत थी वफाक में, हमारे कुछ साथी प्राइम मिनिस्टर को जाके कहते थे कि जी फलां फलां पीपल्स पार्टी के लीडरान है, उनका एहतसाब करें। मैं इसका गवाह हूं, एक बार का, दो बार का, 4 बार का। आखिर मियां साहब ने कहा भाई बस करो, एहतसाब करना एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ देना अदालतों का काम है। मैंने मुल्क चलाना, मुझे मुल्क चलाने दो। लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालीमी अदारे कम है, सनत नहीं चल पा रही, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लोगों ने वोट दिया कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल के उजालों की तरफ लेकर जाओ, ये मेरा मैंडेट है, इस पर काम करो। सियासतदानों के गंदे कपड़े धोने के लिए मुझे मजबूर मत करो। और नवाज शरीफ ने नहीं किया, तो ये सियासी बलूगत है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हम कायदे आजम के पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर हम 22 करोड़ के इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे। फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं, और वो बदला पीएमएलएन को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें, कानून और आइन को अपना काम करने दें, और मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम लाएं। और पाकिस्तान में जो इनकम्प्लीट एजेंडा है मियां नवाज शरीफ का, तरक्की का, खुद इन्हसारी का, खुशहाली का, पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाने का, उसकी तरफ पाकिस्तान को लेके जाएं। फिर
जत्थों की सियासत को डिस्करेज करें। सब मिलकर सारे स्टेक होल्डर जमहूरियत की हिफाजत करें। सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, सियासी जमातें, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सब मिलकर जमहूरियत की और आइन की हिफाजत करें तो फिर पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे ख्वाजा साद रफीक साहब जो दिल की बातें आपसे शेयर कर रहे थे। कबल इससे कि मैं मेहमान खसूसी अपने कायद हमजा शहबाज साहब को दावत खिताब दूं, मैं मुस्लिम लीग नून लाहौर की तरफ से तमाम सियासी कारकुन भाइयों भाइयों दोस्तों का, MSF के साथियों का, लेबर विंग के साथियों का, लॉयर्स विंग के साथियों का, प्रोफेशनल विंग के साथियों का, खवातीनों का, हमारे माइनॉरिटी के बहन भाई जो यहाँ चौधरी रशीद बिल्ला साहब की सूरत में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने केक भी काटना है हमजा साहब की तकरीर के फौरन बाद। मैं तमाम टीम का, अरकान असम्बली का, सेनेटर्स का दिल की था गहराइयों से और खास तौर पे हमारे मौजूद मेहमानान ग्रामी जो आज हमारे साथ शरीक हुए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बिला ताखीर दरख्वास्त करूंगा कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरी मुराद, मेरा आपका कायद इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज।